आज बुल्स को निराशा हाथ लगी है, तो उस पर मैं कहना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म बुल्स हैं उनके लिए तो आज बहुत ही बढ़िया मौका मिला है। ये मौका इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये खराब डेटा या खराब फंडामेंटल्स की वजह से चल नहीं है, ये खराब फंडामेंटल्स की उम्मीद से है। और आप देखिएगा जब रिजल्ट्स आना शुरू होंगे तो हमारे लिए एक और क्वार्टर ऐसा आएगा जिसमें कई सेक्टर्स में, खास करके टेक्नोलॉजी है, फार्मा है, ऑटो एंसिलरीज है, कंज्यूमर गुड्स है, वहां पे आपको प्रोबली वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स आएंगे इन द लास्ट एटलीस्ट 12-16 क्वार्टर्स। मतलब पिछले 3-4 साल में जो स्लो डाउन था इकोनॉमी में, कोविड को हटा दीजिए, उससे पहले की बात कर रहा हूं, उसके कंपैरिजन में भी आपको नंबर्स दिखेंगे जो एक सिक्लिकल अपटर्न आपको दिखाएगा। आप मेटल्स में जिस टाइप का रुख देख रहे हैं, जो चाइना के भाव से आज अभी भी हम कम है, जबकि इतने प्राइस हाइक हो चुके हैं, तो इस टाइप की परिस्थिति बहुत कम आती है। और ये साइकिल जो सुपर साइकिल कमोडिटी का है, हमारे यहाँ डिमांड साइड का है, और जो एक्सपोर्ट्स हम लोग के अब बढ़ना शुरू हुए हैं, वो सब देखते हुए मुझे लगता है ये तो आज बुल्स के लिए एक मौका था कि नए साल की शुरुआत हुई है, आप ले लीजिए जो आपको लेना है। फिर मायूस मत होइएगा जब निफ्टी ऊपर चली जाएगी, तो वो एक साफ अंदेशा दिख रहा है। और रिजल्ट्स के सीजन की तैयारी करते हुए मेरे को ये लग रहा है कि टेक्नोलॉजी के ऑफकोर्स रिजल्ट्स पहले आते हैं और अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद है। अर्शिदा को भी सुन रहा था अभी मैं, उसमें से मेरा HCL टेक पे काफी वो है कि मेरी राय है कि अगर टैक्टिकली शॉर्ट टर्म ट्रेड किसी को लेना हो तो एक तो उस पर लिया जा सकता है। और इस बार के रिजल्ट्स में कॉन्ट्रा कॉल ये है कि शायद आपको रिलायंस रिजल्ट से पहले अच्छा खासा एक मुंह देखने की वो रखता है। मतलब सेटअप उसका आप देखिए, जो इस टाइप के फेवरेबल बिजनेस अंडरलाइंग बिजनेसेस में जो मूव आया, और अगर लॉकडाउन थोड़ा सा गहरा होता है और वाइड स्प्रेड होता है तो रिटेल का जो कारोबार जो इन्होंने शुरू किया था पिछले लॉकडाउन में, और जो बीटा मोड से वापस अब ऑनलाइन उसमें आ गया मेन स्ट्रीम बिजनेस में, उस पर भी आपको एक री रेटिंग होते हुए दिखेगी। तो रिटेल, टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस, सारी क्षेत्रों से जो कॉम्बिनेशन वो होगा, तो मुझे लगता है आज रिलायंस भी आपको एक टाइप की एंट्री दे रहा है 2000 के नीचे के लेवल्स पे रिजल्ट तक। यहां भी एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया जा सकता है। टर्म बुल्स के लिए बढ़िया मौका है इस तरह से बाजार करेक्ट होता है। और HCL टेक, रिलायंस जैसे स्टॉक्स पे दाव लगाना है। रिलायंस के लिए स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। दीवान साहब की पिक है, लेकिन इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। दीवान साहब, वैसे थैंक यू बहुत अच्छे वर्ड्स के लिए, लेकिन आप जैसे एक्सपर्ट्स हैं जो चैनल को झेल रहा है 7% के दबाव के साथ, उसमें इस समय कामकाज होता हुआ, दीवान साहब क्विकली यूनाइटेड ब्रेवरीज, ये सिर्फ कोविड का प्रेशर नहीं, इसके अलावा एडिशनल दबाव नजर आ रहा है, अपने पीयर से कहीं ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस इस स्टॉक में। आशीष देखिए, इसमें जो इश्यूज आते हैं वो लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ये सब को लेके भी काफी आते हैं। और जो सप्लाई साइड में इनकी सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन जो इनकी ग्रोथ को होती है, वो एक्चुअली बॉटलिंग यूनिट से होती है। तो आप ये याद रखिए कि बियर बनाने का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और उसके जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सारा तामझाम है, वो लॉजिस्टिक्स का, वो भी काफी कॉम्प्लेक्स रहता है। और इस टाइप के जब न्यूज फ्लो हम देखते हैं जहां पे इंस्टीट्यूशनल सेल्स पे आंच आने की पूरी संभावना दिख रही है होटल्स और रेस्टोरेंट बंद होते ही, तो नेचुरली ये होगा। और ये वैसी वाली चीज भी नहीं है कि हार्ड लिकर फिर भी घर पे इन हाउस कंजम्पशन रहता है। बेयर के लिए आपको थोड़ा सा माहौल अलग टाइप का चाहिए, उसके लिए जो फैसिलिटी चाहिए वो अलग रहती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो होगा, बट ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन स्टॉक्स में कोई आज आने की कोई उम्मीद नहीं है। इतनी स्ट्रांग ब्रांडिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन रीच है। तो मैंने जैसे कहा शुरुआत में शो के कि ये आज जो आपको डिप मिल रहा है, चाहे वो कोविड के डर से हो, वो फंडामेंटल्स इतने शेक करेगा ऐसा माहौल नहीं है। कारण कुछ भी हो, डर के कारण है, लेकिन एक्चुअल में आपके जो अर्निंग्स जब आएंगी और ग्रोथ आएगी तो वापस लगने लगेगा कि कई चीजें अच्छे सस्ते भाव में मिल रही थी, उनमें से ये भी हो सकता है। तो खरीदारी करने के मौके, लेकिन एक फंडामेंटल रीजन गावा साहब को मिल गया है, मेकिंग है, लेकिन बाजार के जहन में नहीं है। गैलेंट इस्पात देखिए, वर्धमान स्पेशल स्टील देखिए, इनमें से किसी एक पर आपकी कोई रणनीति हो या कोई चर्चा आप करना चाहते हो तो वो बताइए। शैल जी, ये जो आपने जो इंटरव्यू का जिक्र किया वो सुन के डेफिनेटली एक चीज साफ जाहिर है कि स्टील कंपनीज के लिए ऐसा माहौल बहुत सालों बाद बना है जहां पे डिमांड आपकी अच्छी खासी बनती हुई या बढ़ी हुई दिख रही है, एलिवेटेड लेवल्स पे है। और सेकेंडली प्राइस हाइक की जो क्षमता है, इतने प्राइस हाइक होने के बाद भी अभी भी
उनका मानना यह है कि 10 से 12% इंपोर्टेड स्टील से कम डोमेस्टिक प्राइस है। और अगर आप यूरोप के प्राइसेस को गिने तो वहां तो और भी डिस्काउंट हम लोग का उसमें। तो पॉइंट ये है कि जो ग्लोबल शिपिंग का इशू जो हो रहा है, जो चाइना से प्रोडक्शन नहीं आ रहा है और हमारे यहाँ पे इतनी डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स और ऑटो उसमें लेके जो प्रोडक्शन को हो रही है, तो ऐसा मौका बहुत ज्यादा होता नहीं है, आता नहीं है। और उस लिहाज से आप देखिए सारी छोटी कंपनीज जो इंटीग्रेटेड है, नॉन इंटीग्रेटेड है, सभी में आपको ये दिख रहा है। पर इनमें ये दो नाम जो आपने जिक्र किए, इसमें से वर्धमान में अगर आप देखें तो आई थिंक एक सेलियंस ये है, ऑफकोर्स कंपनी छोटी है, 550 करोड़ मार्केट कैप होने की वजह से इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता नहीं है। पर हाल में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने पिछले साल अपनी इसमें हिस्सेदारी बढ़ाई है और मुझे लगता है कि वो एक एंडोर्समेंट है कि ये सब बिजनेसेस टर्न अराउंड वाले हैं। तो हम लोग टाटा स्टील, JSW ये सब को तो नजर में रखते ही हैं, बट कहीं ना कहीं लोगों को अगर अपने स्मॉल कैप पोर्टफोलियोज में देखना हो तो इसको इवैल्यूएट किया जा सकता है। मैंने ऑनेस्टली बहुत रीसेंट टाइम्स में ध्यान से नहीं इसको स्टडी किया है, बट एक चीज कहना चाहूंगा कि इसकी मैनेजमेंट की क्वालिटी और बिजनेस क्वालिटी जो है वर्धमान स्टील की, वो काफी अच्छी मानी जाती है। तो कोई उसमें डेफिनेटली अच्छाई निकलेगी अगर इसमें कोई रिसर्च कर पाए तो। बट ये सारा ही सेक्टर री रेट होने में अभी बहुत जगह गुंजाइश अच्छी खासी है, वो काफी समय से हम लोग देख रहे हैं और देखते हुए आ रहे हैं। उसमें भी जो बड़े वाले प्लेयर्स हैं, JSW स्टील का आपने जिक्र किया, ऑटोमोटिव स्टील में सबसे बड़े सप्लायर्स हैं और आज भी उनके जो मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस था जो झलक रहा था TV18 पे इंटरव्यू के टाइम, उसमें यही है कि प्राइस हाइक आएगी, कितनी आएगी ये नहीं पता, बट आएगी जरूर। तो जैसे जैसे ये होते जाएगा आपके मार्जिन्स का इंप्रूवमेंट इनको अच्छा खासा दिखता जाएगा। तो आशीष जी, एक इंटरेस्ट खरीदारी करने के लिए क्या खरीदना भाई बता दीजिए। नहीं आशीष, मैं तो देख रहा था इतनी लंबी लिस्ट हो गई लिखते लिखते, जो बाकी पैनल ने सब बताए हैं तो बहुत पैसे कम पड़ जाते हैं, नाम मिड कैप वाला स्टॉक बताइएगा। हाँ, तो मुझे जो समझ आ रही है वो ये है कि आपको अभी भी जो स्पेसेस, प्रॉमिसिंग स्पेसेस हैं जहां पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन हमारा स्ट्रांग है और केमिकल्स में है, कुछ फार्मा में है, API वाले प्लेयर्स हैं, उसमें भी आपको अच्छी खासी चीजें दिखेंगी। उसमें से अगर आप देखें, गौर करें तो एक कंपनी है जो काफी ऊपर थी और अभी थोड़ी सी हल्की फुल्की मार्केट को माहौल के साथ नीचे आई है, उसका नाम है DMCC, धर्मसी मोरारजी केमिकल्स करके है। तो आप उस पर अगर नजर डालें तो छोटी कंपनी है लेकिन प्रॉमिसिंग जरूर है। उसका कारण ये है कि जिस टाइप के एक्सपेंशन इन्होंने दहेज में, रोहा में जिसकी शुरुआत की है, उसको समय लगेगा वो आते हुए, कमिंग ऑफ एज जिसको कहते हैं, प्रोडक्शन में, कमर्शियल प्रोडक्शन में आते हुए। पर जैसे ही वो आएंगे उसमें जो इस टाइप का आपको वो दिखेगा सेलियंस की, भाई बिक्री भी हो रही है, मार्जिन एक्सपेंशन भी हो रहा है, और जो कंपनी की जिस लागत से इन्होंने लगाया है ये सारा बिजनेस सेटअप किया, एक्सपेंशन जो किया है, उसकी रिकवरी भी इतनी उम्दा हो सकती है। तो फाइनेंशियल रेशियोज बहुत अच्छे हैं, कंपनी की प्रोडक्ट लाइंस बहुत अच्छी हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स में भी वो जा रहे हैं जिस टाइप के बैटरी एसिड के केमिकल्स के साइड पे, जो कोई और नहीं है हमारे यहाँ पे। तो मतलब इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, एक्सपेंशन है, सही समय पे है, फाइनेंशियल अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको देखें तो, और ये हाल ही में थोड़ा नीचे आया था, इसलिए मुझे याद है कि एक अपॉर्चुनिटी जो आज जो मैं सुबह कह रहा था कि पहले कह रहा था कि नीचे के लेवल्स पे आपको जो चीजें मिल रही है उनको बटोरने का टाइम है, ज्यादा चिंता ना करें। लेकिन अच्छी खासी चीजें आपको जो स्मॉल कैप, मिड कैप साइड में, लार्ज कैप साइड में मिल रही है, उसमें जरूर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं। तो स्वागत है आपका। बताइए किस हिसाब से आप बाजार को देख रहे हैं इस कोविड की सेकेंड वेव के दौरान, और कोई बढ़िया इंडिविजुअल स्टॉक कॉल दीजिए आज के सत्र के लिए। शैलजी, देखिए जो कोविड की जो जिस टाइप का कोविड की वजह से माहौल बन रहा है, ये सेकेंड वेव की वजह से, इसमें एंजाइटी ज्यादा है। और अगर आप देखें तो दोनों साइड पे, पब्लिक भी और सरकार भी पिछले साल के एक्सपीरियंस से काफी ज्यादा सक्षम है इस चीज को वो करने में कि इशू, मतलब प्रॉब्लम बढ़ेगा, खराब होगी इस परिस्थिति, एक बार आपके वो केसेस पीक आउट होते दिखेंगे आपको,
लेकिन एटलीस्ट अगर हम लोग संभल जाएं इन टर्म्स ऑफ जो हमारा बिहेवियर है, जिसको कोविड कंप्लायंट बिहेवियर कहते हैं, वो पब्लिक में अवेयरनेस जिस हिसाब से आ रही है, और ये जो लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोगों को इस चीज का संदेशा देने में कि भाई आपको सावधानी बरतनी है, इसको आप लाइटली नहीं ले सकते। अब वो जैसे ही उसकी वजह से इम्पैक्ट आपको दिखेगा, हो सकता है इसको 2 हफ्ते लग जाए, तो आपकी सारी चीजें पलटना शुरू हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से जो मैं 2 दिन पहले भी सोमवार को कह रहा था, और आशीष ने मेरे को उस पर पकड़ा भी था इस बात पे कि लेने वाली चीजें अगर है, अच्छा माहौल लग रहा है तो क्या लेना चाहिए। और देखिए मार्केट आपको उस टाइप का बॉटम ऑफ स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच दिखा रहा है, और साथ में हम रिजल्ट सीजन को भी थोड़ा फैक्टर इन करें। आईटी के रिजल्ट्स पहले आएंगे और वहां एक शुरुआत जो होगी वो बहुत ही बढ़िया रहेगी, ऐसी उम्मीद है। बट माई फोकस इज ऑन पॉकेट्स जो थोड़े से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, और जिस हिसाब से सरकार ने भी फार्मा के लिए जीएसटी की जो रेगुलेशंस को थोड़ा सा रेट्स को जो चेंज करने की बात की है, उससे मुझे लगता है फार्मा में एक वापस थोड़ा सा अपमूव आने की गुंजाइश बढ़ती हुई दिख रही है। तो मैं आज के लिए अगर मैं कुछ करना चाहूंगा तो फार्मा पे फोकस करूंगा। नाम पुराने ही है लेकिन दाम सही है लेने के लिए, इसलिए इनका जिक्र कर रहा हूं। एक चीज है टॉरेंट का जिक्र हमने किया था, उस टाइम मेरे ख्याल से 2400 के करीब था, वहां से 150 रुपए की एक अच्छी चाल दिखी है, लेकिन अभी भी बहुत गुंजाइश है टॉरेंट फार्मा को ऊपर अपनी 3000 प्लस की जो जोन है वहां पहुंचने में। तो बहुत बढ़िया उसमें मूव एक आ सकता है। कल हमने देखा फार्मा में सारे ही धीरे धीरे चलना शुरू हो गया। अभी असित ने जैसे ग्रैन्यूल्स की बात की, आप देखिए जो अपमूव्स आ रहे हैं, वो ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, वो वहां पे ही है। तो एक टॉरेंट फार्मा रहेगा, और दूसरा वापस मैं दोहरा रहा हूं एलिम्बिक फार्मा, जिसने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन 900 के नीचे सैर मार के आया, सैर सपाटा किया, 930-970 के बीच में बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, और फंडामेंटल्स जो है वो अभी भी आपको मजबूत और होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आगे चल के जो क्वार्टर्स में रिजल्ट्स आएंगे उसमें आपको इनका सारा R&D का जो इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वो आता हुआ दिखेगा, चाहे वो ऑन्को में हो, ऑप्थेल्मोलॉजी में हो, डर्मा में हो, मतलब हर एरिया में इन्होंने जो काम करना शुरू किया है उसका आपको रंग रूप अगले साल 1.5 साल में दिखेगा। तो आई वुड बेट ऑन फार्मा, और ये खास करके ये 2 नाम पे फोकस ज्यादा करूंगा।